हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रोहित चतुर्वेदी आपके फेवरेट वीडियो चैनल द सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि इंजीनियर्स न्यू दिल्ली द्वारका मूल ब्रांच की जो ट्रेनिंग है, जो इंजीनियर्स है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सीटीसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स का 2 मंथ का कोर्स होता है जो एवरी मंथ से स्टार्ट होता है। सो जनवरी मंथ की जो इंजीनियर्स जो ट्रेनिंग अपना जो कोर्स कर रहे हैं, आज इन लोगों का क्या है कि पूरा जो शेड्यूल जो कंटेंट होता है लाइक एस्टिमेशन, आज इनका एस्टिमेशन कंप्लीट हो गया। आज ये एस्टिमेशन को प्रेजेंटेशन देंगे और साथ साथ ये बताएंगे कि एस्टिमेशन में इन्होंने कितना बजट निकाला है, इसका बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे निकाली, एस्टिमेशन में इन्होंने मेजरमेंट कैसे किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ यदि बताऊं, एस्टिमेशन व्हाट इज द एस्टिमेशन? एस्टिमेशन द प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मतलब किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले हम उसको एस्टिमेट करते हैं, उसका एक बजट निकालते हैं, उसका ड्यूरेशन निकालते हैं, उसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ और बताओ, जैसे कि आपके घर में यदि कोई शादी है तो उसमें क्या करेंगे, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, शादी होने से पहले एक प्लानिंग करते हैं, एक उसका बजट निकालते हैं, वो एक एज अ एस्टिमेशन ही है। बस फर्क इतना है कि वहां शादी तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से आप एस्टिमेशन में क्या करते हैं, मुझे एस्टिमेशन में सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट करूंगा, जितने आइटम्स रहेंगे, जितने मुझे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी जिस चीज का मुझे पेमेंट चाहिए, विद द हेल्प ऑफ डीएसआर के क्लोजर के एंड विद द हेल्प ऑफ सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेशन में जो मेरे इंजीनियर्स ने एस्टिमेशन में जो मेजरमेंट किया है। जैसे बात करूं कंक्रीट की, कितनी कंक्रीट यूज हुई है, तो इस कंक्रीट का जो मोड ऑफ मेजरमेंट किया है इन लोगों ने, वो होता है मीटर क्यूब में। इसमें एस्टिमेशन सिर्फ 5 टाइप्स के मोड ऑफ मेजरमेंट होते हैं, इसमें पूरे एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाता है। लाइक सबसे पहले बात करूं वॉल्यूम का मोड ऑफ मेजरमेंट मीटर क्यूब में। जिस इसका एग्जांपल दूं तो कंक्रीट को जो इन्होंने निकाला वो मीटर क्यूब में निकाला। इसके बाद मैं बात करूं एरिया में, एरिया का मोड ऑफ मेजरमेंट होता है मीटर स्क्वायर में। जैसे बात करूं प्लास्टर की, तो प्लास्टर के इन्होंने जो निकाला मीटर स्क्वायर में निकाला। एंड यदि मैं बात करूं इन्यूमरेटेड नंबर्स की, मतलब यदि इसमें कुछ ऐसे आइटम्स यूज किए जो इन्होंने नंबर्स ऑफ आइटम्स में निकाले। यदि मैं बात करूं मास की, तो उसका जो यूनिट होता है वो केजी में होता है। जैसे स्टील अपन यूज करते हैं तो वो केजी में निकालते हैं, उसका हमें जो पैसा मिलता है डीएसआर से वो मिलता है केजी में। एंड यदि मैं बात करूं रनिंग मीटर की, तो मतलब हमें कुछ ऐसे मेजरमेंट करने पड़ते हैं जो हमें रनिंग मीटर में करने पड़ते हैं, कुछ जिसका हमें पेमेंट डीएसआर से मीटर्स में मिलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने पूरा एस्टिमेशन कंप्लीट किया है। तो मैं बिना देरी क्यों है स्टार्ट करता हूं, मैं अपने इंजीनियर्स को बुलाता हूं, एक एक करके वो एस्टिमेशन को एक्सप्लेन करते हुए अपना बताएंगे कि उन्होंने कैसे एस्टिमेशन में पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व किया एंड कैसे इन्होंने अपना बिल ऑफ क्वांटिटी निकाला एंड इन्होंने कैसे अपनी एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट की है। एंड इसके बाद स्टार्ट करेंगे, वो बताएंगे। एंड मैं जैसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यदि आप वीडियो को हो तो लाइक कर दीजिए एंड साथ ही साथ यदि न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना देरी को मैं करता हूं स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं संजीव जी, प्लीज। हाय एवरीवन, आई एम संजय चहल फ्रॉम सोनीपत, हरियाणा। मैंने अपनी डिप्लोमा 2013 में पास आउट हुआ था। मेरा तो डिप्लोमा 2013 में और बीटेक मेरी 2019 में पास आउट हुई थी। और मैं अब आपको साइट क्लीनिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। साइट क्लीनिंग में हम नॉर्मली जब भी साइट की क्लीनिंग करवाएंगे तो हम बहुत साइड से, चारों साइड से 1-1 मीटर एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि फिर उसमें मतलब हमें आने जाने में आसानी रहेगी। सपोज करो अपने साइट पे कुछ जो अपना जिस एरिया में हमने प्रोजेक्ट अपना जिस एरिया में काम करना है उस एरिया से अलग कुछ बार वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई है, वहाँ से आने जाने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें एक मीटर तक उसको एक्स्ट्रा क्लीनिंग करानी पड़ती है। वो हमें बिलिंग में बिल टाइप पे मिल जाता है ना। इसमें साइट क्लीनिंग के बाद हमें साइट क्लीनिंग में जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो अपना स्क्वायर मीटर में होता है। जैसे अपना साइट क्लीन करेंगे तो अपना जो हमने प्रोजेक्ट किया है उसमें साइट क्लीनिंग की जो डायमेंशंस हैं इसमें जब हम इन दोनों डायमेंशंस में 1-1 मीटर ऐड करेंगे तो अपने ये डायमेंशंस आएंगे।
इसका जो हम कैलकुलेट करेंगे कैलसी से, तो इसकी डायमेंशंस आएंगी 28.1 स्क्वायर मीटर में। इसका मोड ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में रहेगा साइड क्लीनिंग का। साइड क्लीनिंग के बाद हमें अपना एक्सकेवेशन की जो पॉइंट देते हैं, मार्किंग करते हैं नॉर्मली उसके लेआउट के लिए, जिसे हम साइड चूना कहते हैं, कि फुटिंग का चूना लगाना, चूना डालना कि कितनी डायमेंशन रहेंगी फुटिंग की। तो उसके लिए हमें साइड क्लीनिंग के बाद से बुर्जिस प्रोवाइड करनी पड़ेगी साइड पे पहले। वो हमारे कॉलम लेआउट में भी आसानी रहेगी, और अपना जो फुटिंग का लेआउट करेंगे और उसका एक्सकेवेशन होगा उसमें भी आसानी रहेगी। इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सकेवेशन का। एक्सकेवेशन में हमें बुर्जिस की हेल्प से मोटा मोटा फुटिंग का लेआउट ले लेंगे। फुटिंग के लेआउट में हम हमेशा, अगर फुटिंग की डेप्थ 1.5 मीटर है तो फुटिंग की डेप्थ इसमें अपनी फुटिंग की डेप्थ अगर 1.5 मीटर है और उससे लेस है, जब हम 0.5 मीटर बोथ साइड्स में प्लस करेंगे उसके डायमेंशन में, ये 0.3 मीटर में इसलिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है क्योंकि जब हम फुटिंग की शटरिंग करेंगे तो उसमें लेबर के आने जाने के लिए, शटरिंग को नीचे प्लेस करने के लिए स्पेस मिल जाता है वर्कर्स को। इसमें जो अपनी फुटिंग की डायमेंशंस रहेंगी, मोड ऑफ मेजरमेंट रहेगा, एक्सकेवेशन का मोड ऑफ मेजरमेंट रहेगा, ये अपना क्यूब में रहेगा। जैसे सपोज करो जो हमने प्रोजेक्ट किया है उसमें जो एक्सकेवेशन की F1 फुटिंग थी, उसकी लेंथ थी अपने 1.8 मीटर और डेप्थ इसमें 1.5 मीटर। तो इसमें हम 0.3 प्लस 0.3 करेंगे तो ये 2.1 मीटर आ जाएगा। इसमें 0.3 प्लस 0.3 करेंगे तो ये 1.8 मीटर आ जाएगा। सॉरी, ये 2.4 मीटर रहेगा, ये 2.4 मीटर रहेगा। और जो इसकी फुटिंग की F1 फुटिंग की डेप्थ है थोड़ी, ये ड्राइंग में मेंशन होती है। तो हम जब हम इसका एरिया, जब हम इसका ये निकालेंगे अपना F1 फुटिंग में कितनी एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी हमें, तो हम L, B और H को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना जो वैल्यू आएगी वो आएगी 91.16 एम्पियर। और अगर अपनी डेप्थ, अगर जो अपनी हाइट है फुटिंग की डेप्थ है वो 1.5 मीटर से ज्यादा रहती है, तो हम जो एक्स्ट्रा एरिया लिया है वो 0.75 मीटर लेते हैं। अब एक्सकेवेशन के बाद जो हमने फुटिंग, अपनी फुटिंग की, हमने फुटिंग का एक्सकेवेशन किया हमने F1 का और F2 का। F1 है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग 16 और F2 है 8। तो इसमें हमें नीचे वाले पोर्शन में सपोज करो ये F1 फुटिंग है
और ये एक्टिव फुटिंग है। इसमें हमें नीचे वाले पोर्शन में सैंड फिलिंग प्रोवाइड करनी होती है। ये होती है अपनी 100 mm के आसपास। ये अपना रहेगा 2.4। सैंड फिलिंग का जो अपना मोड ऑफ मेजरमेंट रहेगा, ये अपना क्यूब में एम क्यूब में रहेगा। और जो इसकी अपने यहाँ आएगी वैल्यू आएगी, सपोज हम F1 फुटिंग लेते हैं, इसकी जो अपनी लेंथ आई थी 0.13 बोथ साइड ऐड करने के बाद ये है 2.1। तो इसमें अगर हम जो हमने सैंड फिलिंग किया है वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं F1 फुटिंग में, तो उसकी वैल्यू आएगी अपनी 9.216 एमक्यू। अब सैंड फिलिंग के बाद हमें इसमें पीसीसी करनी होती है, ताकि हमें जो फुटिंग का स्टील बांधेंगे और फुटिंग का स्टील करेंगे, कॉलम का स्टील बांधेंगे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर सरफेस मिल जाए, एक ड्यूरेबल सरफेस टाइप। उसके लिए हमें पीसीसी करनी होती है। पीसीसी की जो अपनी डेप्थ होती है वो अपनी 100 mm होती है। 100 mm होती है। ये कई बार ड्राइंग में भी मेंशन होता है, और अपना ड्राइंग में ऑलमोस्ट ड्राइंग में मेंशन होता है। ठीक है। पीसीसी का जो अपना मोड ऑफ मेजरमेंट होगा, पीसीसी अपनी 100 mm होगी। पीसीसी का भी मोड ऑफ मेजरमेंट क्यूब में ही होता है, एम क्यूब में। और जो अपनी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेंगी इनकी, और पीसीसी में 9.216 एमक्यू, ये F1 फुटिंग का है। ऐसे ही हम F2 फुटिंग का भी कर लेंगे सॉर्ट आउट। और जो अपना पीसीसी होती है, ये M10 की होती है, अपनी M10 ग्रेड की। पीसीसी के बाद और अब हम पीसीसी के बाद जो हमने ब्रिजेस बनाई थी साइड पे, उनकी हेल्प से हम कॉलम का लेआउट करेंगे विद हेल्प ऑफ प्लम बॉम। जैसे अपनी F1 फुटिंग है, F1 फुटिंग F1 फुटिंग की अपनी वैल्यू है ये 1.5। ठीक है। हम ब्रिजेस की हेल्प से अपना लेआउट बता देंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। इसमें हम यहाँ पे इस पॉइंट से, जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट होगा इसका, यहाँ से प्लम बॉम नीचे लटकाएंगे, और जो इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा उसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है। उसके अपना ये पॉइंट आया, फिर हम इस पॉइंट से अपना कॉलम का जो आउटर साइड की डायमेंशंस दी हुई है, और जो ये वाली डायमेंशंस है, इसको ये बड़ा पॉइंट मेजर कर लेंगे विद मेजरिंग टेप। अपना सपोज करो अपना कॉलम है, कॉलम का साइज अपना 0.2 मीटर, 0.4 सपोज करो अपना ये है। ठीक है। तो हम इस पॉइंट से हमें ये
हमें ये टोटल पॉइंट अपना 0.2 मीटर, तो हमें ये लेना है 0.1 मीटर, ये दैट को मेजरिंग टेप 1 मीटर। और अपना जो ये है ये 0.4 मीटर, हमें ये लेना है 0.2 मीटर बोथ साइड। ये अपना इस प्रोसेस से अपना कॉलम का लेआउट हो जाएगा, ये कॉलम का लेआउट हो जाएगा। फिर हम इसकी हेल्प से कॉलम के जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इसकी हेल्प से हम जो अपना फुटिंग का लेआउट है, इसकी हेल्प से हम फुटिंग का लेआउट भी कर सकते हैं। जैसे अपनी डायमेंशन से 1.8, तो हमें इस पॉइंट से ये है 1.5, ये है 1.8। अब इसकी हेल्प से हम जो अपना सेंटर पॉइंट उतारा था हमने प्लम्बोक की हेल्प से, इससे हम हमें ये 1.5 लेना है, तो इसका 0.75 मीटर यहाँ मेंशन करके ये पॉइंट कर लेंगे मेजर, और यहाँ से 0.75, और ये 1.8 के लिए इसी पॉइंट से 0.9, इसी पॉइंट से 0.9। इस प्रोसेस से हम अपना फुटिंग का और कॉलम का जो अपना लेआउट है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और ये हमें हेल्प करेगा जो फुटिंग की हम यहाँ शटरिंग यूज़ करेंगे, शटरिंग लगाएंगे, शटरिंग प्लेस करेंगे उसके लिए, और कॉलम की जो शटरिंग प्लेस करनी होगी उसके लिए। अब इसमें जो अपनी फुटिंग है F1 फुटिंग, इसमें ये डायमेंशन है इसकी, और इसकी ये डायमेंशन है, तो हम इसका फुटिंग में जो अपना वो लगेगा फुटिंग की सेटिंग निकाल लेंगे हम। फुटिंग की सेटिंग निकालने के लिए अब अपनी सेटिंग ऐसे लगेगी फुटिंग की, ये अपना पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए हम 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इंटू हाइट, इसकी हाइट है 1.5, ठीक है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई इसकी कैलकुलेशन करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना ये फुटिंग में जितनी कंक्रीट लगेगी वो आ जाएगी, और इसका मोड ऑफ मेजरमेंट रहता है अपना स्क्वायर मीटर में। और इसी तरीके से अगर हम इसकी फुटिंग की यहाँ पे बात करें कंक्रीट की, फुटिंग की कंक्रीट के लिए हम ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, अपनी जो फुटिंग है F1 F2 दोनों की दोनों ट्रेपेजोइडल फुटिंग है। इसमें हमें ये आपका कॉलम है और ट्रेपेजोइडल फुटिंग कुछ इस तरीके से हो गया आपकी। हाँ, तो हम इसमें अब फुटिंग कंक्रीट की बात करें तो उसके लिए हमें पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा रेक्टेंगुलर पार्ट का। ये रेक्टेंगुलर पार्ट है आपका, ट्रापेजोइडल पार्ट है। ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर पार्ट का जो अपना, ठीक है। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे एरिया को कैलकुलेशन करके, तो अपना निकल जाएगा। इसमें जो अपना रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ
ट्रेपेजोइडल। इसमें अपना सॉरी एक मिस्टेक हो गई मुझसे। इसमें हम पहले इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे, क्योंकि हमने तो ये निकालना है ना, फुटिंग की कंक्रीट निकालनी है। तो इसमें जो अपना रेक्टेंगुलर पार्ट का वॉल्यूम निकाल देंगे हम, प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट, और जो अपना इसका वॉल्यूम निकलेगा एल बी एच, प्लस जो अपना ट्रेपेजोइडल का होगा ट्रेपेजोइडल का होगा वो d/3 a1 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a2 का रूट। इसमें अपना रेक्टेंगुलर पार्ट का तो आसानी से निकल जाएगा अपना, और जो अपना इसका ट्रेपेजोइडल का है, इसमें जो अपना d रहेगा वो जो अपना ट्रेपेजोइडल पार्ट का है, इसमें ये d 0.15, ठीक है, ये रहेगा 0.15/3, और जो अपना इसमें a1 रहेगा, इसमें अपना a1 a2 प्लस इसके से हम ट्रेपेजोइडल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसमें जो अपना एरिया a1 और a2, इसमें जो यहाँ पे जो अपना a1 रहेगा, इसमें आप देखिए ड्राइंग में मेंशन है f1 की a b 1.8 और 1.8, इसमें जो रहेगी अपनी a1 का 1.8 इंटू 1.8, और जो अपना a2 रहेगा ये इसमें जो अपनी कॉलम की ये दे रखी है इन्होंने। इसमें जो a2 रहेगा, इस केस में हम अपना a2 में जैसे अपने कॉलम का ये 2.5 है, प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 5 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ये हम एक्स्ट्रा पोर्शन 0.1 का इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉलम पे शटरिंग लगाएंगे। जब आप कॉलम की शटरिंग लगाएंगे, उसके खड़े होने के लिए लेबर को जगह चाहिए और शटरिंग प्लेस करने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। और इससे प्रोसेस से अपना ये a1 a2 की वैल्यू आ जाएंगे अपनी, वो दोनों की दोनों वैल्यू ये दोनों की दोनों वैल्यू a1 की वैल्यू आई अपनी कैलकुलेशन के बाद 3.24 और अपनी a2 की वैल्यू आई है 0.27, ये 3.24 प्लस 0.27, और जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तब इसकी वैल्यू इसका मोड ऑफ मेजरमेंट m³ में आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये अपना आ गया फुटिंग की कंक्रीट और शटरिंग, ये ट्रेपेजोइडल इन दोनों को ऐड करने के बाद अपना इसकी रेक्टेंगुलर केस में और ट्रेपेजोइडल केस में इसको ऐड करेंगे तो अपना इस एरिया की कंक्रीट आ जाएगी कि अपना इस ट्रेपेजोइडल फुटिंग में कितनी कंक्रीट यूज होगी अपनी। और अब हम बात करते हैं कॉलम की। जब हम कॉलम इसमें हमें निकालना है कॉलम की शटरिंग। कॉलम की शटरिंग के लिए हमें
कॉलम की शटरिंग के लिए डायमेंशंस दे रखे हैं भाई कॉलम की 2.5 और 0.25 और 0.15। कॉलम सपोज करो ये C1 है, तो हमें कॉलम की शटरिंग निकालना है। ये C1 की यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमें जो अपनी शटरिंग है ये वाला फेस उस साइड भी है और ये वाला फेस इस साइड भी है, तो इनको हम ऐड कर देंगे और ये अपना आ जाएगा 0.8 मीटर आ गई अपनी कॉलम की। और इसको हम जब हम C1 की शटरिंग निकालेंगे तो 0.8 इंटू जो अपनी हाइट है NGL तक अपना इस फेस से, ये सपोज करो अपनी 1 मीटर है, तो हम इसको 1 मीटर से कर देंगे, तो ये 0.8 स्क्वायर मीटर इसमें शटरिंग लगेगी अपनी। अपना जो शटरिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट रहता है ये स्क्वायर मीटर में रहता है। और हम बात करें कॉलम की कंक्रीट की, कॉलम कंक्रीट में हम लेंथ इंटू हाइट, इसमें लेंथ है 25 इंटू 0.15 इंटू 1 मीटर। इसको से हम कैलकुलेशन निकालेंगे, इसका मोड ऑफ मेजरमेंट टाइम क्यूब में आएगा और ये इसकी कैलकुलेशन कॉलम की एक कॉलम की में कितनी कंक्रीट लगेगी ये आ जाएगा अपना। ये अपना NGL लेवल तक निकाली जाएगी इसकी, क्योंकि हम इसकी कास्टिंग NGL लेवल तक करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट है बैक फिलिंग। बैक फिलिंग की जो हम इसमें वैल्यू निकालेंगे, जो अपनी टोटल एक्सकवेशन हुई है वो माइनस सैंड फिलिंग की हाइट माइनस PCC की हाइट माइनस जो अपना कंक्रीट यूज हुआ है फुटिंग में, सॉरी फुटिंग की जो अपनी हाइट है माइनस जो अपनी कॉलम की NGL तक हाइट है। इससे अपना बैक फिलिंग की टोटल हाइट आ जाएगी कि अपनी इतनी बैक फिलिंग NGL लेवल तक होनी है। जो अपना जो हमने ग्राउंड की ड्रेसिंग की थी पीसी सैंड फिलिंग से पहले, वहां से NGL की हाइट आ जाएगी। बैक फिलिंग की हाइट आ जाएगी। जो हम बैक फिलिंग करते हैं वो हम हमेशा 200 mm करते हैं पहले। सपोज करो अपना एरिया है 1 मीटर, तो हम पहले 200 mm तक करेंगे बैक फिलिंग। फिर इसको प्रॉपर कंपैक्ट किया जाएगा, इसमें पानी डाल के इसको मतलब दबाया जाएगा, कंपैक्ट किया जाएगा प्रॉपर। फिर नेक्स्ट 200 mm तक, फिर नेक्स्ट 200, इस प्रकार से हम लेयर्स में करेंगे ताकि अपने आगे इन फ्यूचर स्ट्रक्चर को कोई स्ट्रक्चर डैमेज ना होना, मतलब मिट्टी बैठे नहीं, उससे प्रॉब्लम ना आए। ये बैक फिलिंग। Good morning, engineers. I am Ashutosh Kumar. I have done BTech. I am from Meerut. I have did BTech in civil engineering. जैसा कि मिस्टर चहल ने हमें
एमजीएल ने बता दिया है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये एक्चुअली सब कुछ ड्राइंग के हिसाब से होता है, जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बना के दिया होता है, उसके आगे का हमें सारा वर्क करना रहता है। तो ये थी आपकी पहले की ड्राइंग, आपने जैसा भी देखा होगा लेआउट ये। और इसके बाद एक और ड्राइंग मिलती है हमें, जिसे क्यों कहते हैं ग्राउंड बीम लेआउट का। इसके अकॉर्डिंग ही हमें सारा काम करना रहता है। और इसमें एक नोट्स होता है साइड में, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें सारी डिटेल होती है कि कैसे हमें कौन से ग्रेड का यूज़ करना है, कितनी बीम की साइज़ है, सब कुछ। तो जैसा कि सब बता दिया होगा आपको पहले ही मिस्टर चेयरमैन कि कैसे एनजीएल तक हम लेके गए सब कुछ। और आपको बताया होगा कि मतलब कंक्रीट को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, शटरिंग को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, लैंड फिलिंग तक हो गया है। एक्चुअली ये सारा पार्ट हम, ये तो हुआ नीचे फाउंडेशन पूरा। फाउंडेशन के बाद हम लोग ऊपर ले जाते हैं प्लिंथ लेवल। एक्चुअली प्लिंथ लेवल तक इस वजह से ले जाते हैं कि क्योंकि उसी के बाद हम सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लिंथ लेवल तक का जो भी होता है वो होता है सब स्ट्रक्चर। अब अगर ड्राइंग में ही सारा दिया रहता है कि हमारी हाइट एनजीएल से यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक की कितनी होनी चाहिए। इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग 900 mm दे रखी है, तो जो कि हम इसको यहाँ से एक तरह से मान सकते हैं लिया आपका 0.9 मीटर। अब स्टार्टिंग करने से पहले हमको यहाँ पर 1 लाइन ब्रिक करना होता है। ये कि इस वजह से करना पड़ता है ताकि हमारा सब कुछ एक स्टेबल मिल जाए। इन्होंने सब कुछ कर दिया, अब वहाँ पर कुछ उबड़ खाबड़ होता है, कैसा भी होता है, एक अंडुलर मतलब लैंड होती है, तो उसको एक प्लेन स्टेबल करा के हम उसको 1 लाइन ब्रिक करते हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा ब्रिक की साइज़ क्या होती है। अकॉर्डिंग टू आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेते हैं जनरली नॉमिनल ब्रिक, जिसका साइज 200 × 100 होता है। और वैसे क्या होता है आप लोगों को पता होगा 190 × 90 × 90। ये 100 कहाँ से आ जाता है, इसमें हम मोटार को ऐड कर देते हैं। जनरली हम इसको काउंट नहीं करते अगर टोटल ऐड कर देते हैं। ये 1 लाइन ब्रिक हमारा पूरे इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्चुअली ड्राइंग में आपने देखा ही होगा जो बीम का साइज है दिया हुआ है, ये आपका 250, ये 300 है। ये 250 ये हमारा एक्स डायमेंशन, ये वाई डायमेंशन के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 250 × 300। ये आपका विड्थ होता है, ये होता है इसका डेप्थ। ये जैसे कि इसमें बहुत सारी बीम दे रखी हैं, आप देख रहे होंगे G1 G2 G1 करके बहुत सारी, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें 1 लाइन ब्रिक करते हैं। तो 1 लाइन ब्रिक करने के लिए जैसे कि हम एक एग्जांपल इसमें दे रखा है GB1, तो GB1 कितना हुआ 6 है काउंट करने पे। उसके बाद उसकी हम डायमेंशन होती है जो भी है बीम की डायमेंशन, यानी कि 0.25 ले लेते हैं। उसके बाद कितना है, ये 100 mm तक ही जाएगा, तो 0.1 ले लिया। इसको जो भी है कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं 0.375। इसको हम मीटर क्यूब में करते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा मीटर स्क्वायर में भी करते हैं ब्रिक वर्क को, तो वो ज़्यादातर पार्टीशन वॉल की में ही यूज़ करते हैं। वरना अगर ऐसे हम करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही हम ग्राउंड बीम आएगी, तो इस वजह से हम ये करते हैं। इसके बाद अगर हम सब पे पूरा हमने 1 लाइन ब्रिक वर्क कर दिया, उसके बाद ग्राउंड बीम बनाते हैं, जो कि ग्राउंड बीम ये पूरा आ जाता है आपका 1 लाइन ब्रिक। इसके बाद ग्राउंड बीम आती है। ग्राउंड बीम का मेनली काम होता है कि इसी के ऊपर सारी वॉल आएगी, सबका लोड इसी पे आएगा, और ये ट्रांसफर करता है, जैसे कि जब में आपको पता ही होगा कि ट्रांसफर लोड आता है इसमें, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सारा लोड ट्रांसफर कर देगा कॉलम को, और कॉलम ट्रांसफर कर देगा फाउंडेशन को। इससे हमारा स्ट्रक्चर बहुत सेफ होता है। इस ग्राउंड बीम के हम सारी जितनी भी हैं, इसमें अलग अलग है ग्राउंड बीम सारी, उसकी डायमेंशन अलग अलग है। मगर आपने 2 जगह देखा होगा ग्राउंड, इसमें एक GB15 एंड उसके ऑब्लिक रखा है PB15, फिर यहाँ दे रखा GB16, ये यहाँ भी PB16 है। PB का मतलब है ये प्लिंथ बीम है, तो यहाँ की साइज थोड़ी चेंज होंगी, बाकी का सब कुछ सिमिलर ही होगा। तो एक ग्राउंड बीम का भी हम लोग डायमेंशन इसी तरह हम लोग निकालेंगे सब कुछ। उसके पहले ग्राउंड बीम से निकालने के लिए हम सेटरिंग लगाते हैं। अब सेटरिंग का क्या होता है, सेटरिंग का मेजर स्क्वायर मीटर में होता है। तो सेटरिंग मान लीजिए ये सपोज करिए ये आपका बीम बना रहे हैं, तो सेटरिंग में क्या होता है, जैसे कि ये लगा दिया आपने, तो सेटरिंग की डायमेंशन ये रही, एक डायमेंशन ये रही। हम ये 2 डायमेंशन ऐड करके इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बीम है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐड होके हमें टोटल क्वांटिटी एक जिस पर्टिकुलर बीम की चाहिए उसकी आ जाएगी। तो मेनली ये काम करना है हमें भी।
अगर मान लीजिए GB1 है जो कि आपको पता है 6 बीम है, अब इसकी डायमेंशन 2.5 अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो भी हमें दे रखा है। फिर उसमें हम लोग है ये डायमेंशन ऐड करते हैं हम लोग, ये वाली इसकी जो कि है 300, ये वाली नहीं, ये वाली ऐड करते हैं जो कि डेप्थ होती है। तो ये जो भी आएगा हमारा स्क्वायर मीटर में आएगा, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये आ गया हमारा 0.1125 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतने क्वांटिटी की शटरिंग इस टाइप की GB1 की जो भी बीम है 6 बीम है, इस टोटल क्वांटिटी निकलेगी। अब ऐसे अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो सिंगल सिंगल के निकल जाएगी। तो ये हमने निकाल लिया। अब अगर हम शटरिंग लगा देते हैं इसमें, तो अब इसके अंदर हम जो फिल करेंगे मटेरियल, जो भी कंक्रीट फिल करेंगे उसकी क्वांटिटी हमेशा मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। तो बस अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये लेंथ होगी, ये इसकी होगी डेप्थ, ये इसकी विड्थ होगी, इस तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारा जो भी आएगा वो फिलिंग मटेरियल आ जाएगा, हमारा क्यूबिक में आ जाएगा। सेम सम प्रोसेस पूरे जितनी भी जीबी टाइप की बीम है उसमें करना होता है, और सेम प्लेन लेवल वाली जो भी है बीम बता रखी है उसमें भी करना है। अब अगर हमारा हम सबकी कंक्रीटिंग कर देते हैं चारों ओर से, इसके बाद आता है, क्योंकि अब यहाँ तक हमें पहुँचना है, तो ये आया ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क तो हमें यहाँ तक करना ही पड़ेगा, फिर तो उसके बाद ही तो आएगी हमारी क्या नाम है, इसमें हम करते हैं फ्लोरिंग करेंगे, DPC भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। तो सबसे पहले आएगा, इसके बाद थोड़ा सा ब्रिक वर्क करना पड़ता है। अब ब्रिक वर्क करने के लिए क्या होता है, अब हमें ऊपर से छोड़ना पड़ेगा, पहले 100 mm का DPC भी छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुछ एरिया हमें छोड़ना पड़ेगा जो फ्लोरिंग होता है उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। तो पहले ये आ जाते हैं, ये कितना ब्रिक वर्क आएगा इसकी डायमेंशन। एक्चुअली ये हो जाता है आपका 300, ये आ गया आपका 100 mm का ये, और यहाँ आ जाएगा ये आपकी DPC 50, 2 इंच की ही डाल देते हैं, 50 mm की DPC। इस टोटल को माइनस कर देंगे इस 900 में से, $100 mm ये भी, तो ये घट के आ जाएगा 450 mm का। हम जितना एरिया जो आएगा ये यहाँ से यहाँ तक का, ये 0.450 इतने mm हमारी जो हाइट है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ब्रिक वर्क करेंगे इस पूरे एरिया में। अब ब्रिक वर्क आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इंग्लिश बॉन्ड वाला भी कर सकते हैं, फ्लेमिश वाला कर सकते हैं, या डबल इंग्लिश कर सकते हैं, जिस हिसाब से दिया रहा है आपको डायग्राम में, या फिर जैसे डिमांड हो आपके कंज्यूमर की, कस्टमर की, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। इंग्लिश बॉन्ड थोड़ा सा अच्छा रहता है और स्टेबल रहता है, तो वो करना बेटर रहता है। उसके बाद कर सकते हैं यहाँ DPC भी हम इसमें करेंगे। इसकी मेजरिंग भी करने के बाद इसको मरते हैं मीटर स्क्वायर में। एक सिंपल M10 का या M15 का ही इतना मोर देन इनफ होता है, हम इसकी DPC कंक्रीटिंग कर सकते हैं। ये इस वजह से करते हैं ताकि नीचे का कुछ भी सीपेज जाए तो हमारे वॉल को खराब ना कर दे, वो यहीं पर ऑब्जर्व हो सकता है, उसके आगे सीपेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देते हैं फ्लोरिंग देने से मतलब ये है कि पहले इसमें हम चाहे तो आजकल देखा ही होगा आपने, रोड़ी होती है जो ईंट की कच्ची वाली, उसको तोड़ के फिलिंग कर देते हैं। उसके बाद हम सैंड वैंड डाल के, मसाला डाल के और फ्लोरिंग कर देते हैं। ये हो जाता है पूरा यहाँ तक आपका फ्लोरिंग। अब हमारा तो ये फ्लोरिंग हो गया। फ्लोरिंग से पहले ये जो साइड में पूरा होता है, इसको पहले एरिया फिलिंग करते हैं, उसके बाद फ्लोरिंग करेंगे। ये बताने के लिए बता दिया बस थोड़ा सा कि फ्लोरिंग जैसे कि अब ये बना दिया, हमारा ये डायमेंशन है, तो इसके अंदर ये सब भरना पड़ेगा ना मटेरियल, तो इसको हम किसी से भर सकते हैं, सॉइल से भर सकते हैं या फिर कॉन्क्रीटिंग से भर सकते हैं, अपने हिसाब से जो मिले। फिर इसका कॉम्पैक्शन करेंगे फ्रॉग हैमर के थ्रू, या फिर बहुत सारे हैमर आज चलते हैं, एक देखा होगा लकड़ी का रहता है, उसको ऐसे दबा के फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, फिर उसको भी करो, तो ताकि अब ये लगभग करते हैं पूरा, थोड़ा सा ऊपर का 100 mm छोड़ देंगे, 800 mm तक करेंगे पूरा। ये हम एरिया फिलिंग में निकाल लेंगे 800 mm तक। हम इसको फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर फ्लोरिंग करेंगे।
जो कि मैंने अभी बताया फ्लोरिंग कैसे कर सकते हैं इसमें आप सैंड वैंड डाल के सब कुछ करने के बाद। उसके बाद आपके क्या कर सकते हैं, ये जो डीपीसी आ गया है इसमें हम इसके ऊपर एक बिटुमेन होता है, आपने देखा होगा तो जो रोड बनती है बिटुमेन ऑयल लगा देते हैं, पोल में रहता है, उसको कैप्सूल में डाल के हम इसको पूरा स्मूथ बना देते हैं ताकि कोई भी वाइट श्रृंखला हो उसको फिलअप हो जाए, तो वो फिल हो जाए। तो ये हमारा काम हो गया। अब इसी के साइड में हमारा कॉलम भी चल रहा है, कॉलम 1 या कॉलम 2, जो जितने टाइप का आपको ड्राइंग में पहले सर ने बताया होगा कि किस टाइप का होगा मिस्टर चल रहा है, C1 C2 टाइप के 2 कॉलम चल रहे हैं। तो उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो भी रहेगी इसमें ये हाइट हो जाएगी बस कॉलम की, बाकी डायमेंशन वही रहेगी पुरानी वाली। यहाँ भी इसकी हाइट वही रहेगी 0.9 मीटर और ये 0.9 मीटर। तो अब कितने नंबर ऑफ कॉलम है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक C1 आई थिंक जो भी है 20 है, तो 20 इंटू इसकी जो भी डायमेंशन दे रखी है कॉलम की पहले की, ढाई सौ इंटू 400 होगा और ये 9 मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इतना पूरा हो जाएगा। तो ये इसकी हमारी पूरी वैल्यू आ जाएगी 1.8 आ जाएगी मीटर क्यूब। ये इतना मटेरियल इसमें फिल हो गया। इसी तरह हम C2 की निकाल लेंगे। C2 के जितने कॉलम होते हैं, C2 आई थिंक 4 होगा, डायमेंशन तो उसकी भी सेम ही थी, तो जो भी आएगा 0.36 अकॉर्डिंग आएगा। ये और ये टोटल जोड़ लिया हमने, कितनी कॉम्पिटिंग आ गई, कितनी इसमें आ गई, ये सब कुछ हम कंप्लीट करके हम यहाँ पर आ गए प्लिंथ लेवल तक तो सब कुछ हो जाता है। इसके ऊपर ही सारी यहाँ तक का जो भी होता है सब कहलाता है सब स्ट्रक्चर। इसके बाद स्टार्टिंग होगा सुपर स्ट्रक्चर। बाकी एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hello engineers, my name is Khemchand. I am from Faridabad, Haryana. I complete my BTech in 2022 from MDU Rohtak in civil engineering. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉलम की कंक्रीट के बारे में फॉर सुपर स्ट्रक्चर। तो हम सुपर स्ट्रक्चर की जो कॉलम की कंक्रीट निकालते हैं उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होता है। जैसे कि हमें ड्राइंग में गिवन है कॉलम C1 एंड C2। तो कॉलम C1 की जो डायमेंशन गिवन है वो हमें गिवन है 250 इंटू 400 और जो हमें कॉलम की पूरी हाइट गिवन है वो है 3 मीटर। तो हम कॉलम की कंक्रीट निकालते हैं उसका वॉल्यूम में निकलता है वो। तो हम कॉलम की जो कंक्रीट निकालते हैं उसका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है क्यूबिक मीटर में। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले, जैसे कि हम वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी चीज का तो हमें 3 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉलम में हमें 3 डायमेंशन गिवन होती हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जो हमारे पास ड्राइंग है उस ड्राइंग में गिवन है कॉलम की लेंथ 250 एंड विड्थ 400 एंड हाइट है 3 मीटर। वैसे 3000 हम बोल सकते हैं। तो हमारी एक कॉलम की कंक्रीट आती है 0.3 मीटर क्यूब। ऐसे ही हम लोगों को कॉलम के 2 टाइप्स गिवन है, C1 एंड C2। जो C1 कॉलम है वो है 16
तो हम डायरेक्ट इसको 16 से इंटू करके 16 को वॉल्यूम से इंटू करके हम पूरे 16 कॉलम्स की कंक्रीट के बारे में पता कर सकते हैं। एंड C2 की डायमेंशन सेम ही गिवन है और C2 कॉलम है 4, तो उस 4 कॉलम्स का भी यही सेम ही कर सकते हैं इस वॉल्यूम से इंटू करके, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी सारे कॉलम्स की फॉर सुपर स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से हम फिर आगे नेक्स्ट वो है कॉलम की सेंटरिंग। तो कॉलम की सेंटरिंग निकालने के लिए फर्स्टली हम कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कंक्रीट लेते हैं। तो कॉलम की सेंटरिंग निकालने के लिए जैसे कि कॉन्टैक्ट एरिया मतलब जो सेंटरिंग का एरिया कॉन्टैक्ट में आता है कंक्रीट के साथ, सिर्फ उसे ही निकालते हैं। जैसे कि हमें कॉलम की जो सेंटरिंग निकलती है वो स्क्वायर मीटर में निकलती है, इसकी यूनिट होती है स्क्वायर मीटर। जैसे कि हमें कॉलम का साइज गिवन था, C1 कॉलम का साइज C1 कॉलम का साइज गिवन है 250 इंटू 400 और हाइट थी 3 MTU। तो हम इसमें जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है फॉर सेंटरिंग का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस लेंथ इनटू में हाइट। आसान तरीके तो हमारे पास एक कॉलम की सेंटरिंग आई है 3.9। तो इसी तरीके से हम C1 कॉलम टोटल हमारे पास 16 थे, तो 16 को इंटू करेंगे हम 3.9 से, तो हमारी पूरी 16 कॉलम की कंक्रीट निकल जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सील बैंड। तो जो सील बैंड है हम जनरली प्रोवाइड करते हैं बॉटम विंडो लेवल के बॉटम तक। इसे हम प्रोवाइड करते हैं जो ऊपर का लोड होता है उसको नीचे ट्रांसफर करने के लिए, जिससे कि हमारे वॉल में क्रैक्स डेवलप ना हो। तो इसकी कंक्रीट भी सेम ऐसे ही निकालते हैं, मतलब वॉल्यूम में। और जैसे कि इसकी जनरली हाइट होती है 100 mm और इसमें बार्स भी यूज करते हैं हम। इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल एक ये है कि बस
क्लियर स्पान बिटवीन द कॉलम, दो कॉलमों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसकी विड्थ होती है वॉल के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से वॉल है, जैसे कि वॉल हमें गिवन है ड्राइंग में 200 mm और 100 mm, तो उन दोनों वॉल्स में जैसे कि हमारी 200 mm के वॉल के ऊपर हमें सील बैंड लगाना है, तो हम डायरेक्ट सील बैंड की विड्थ 200 mm होगी एंड जो उसकी लेंथ होगी वो क्लियर स्पान बिटवीन द टू कॉलम होगा और उसकी हाइट होगी 100 mm। तो इस तरीके से हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके हम सील बैंड कंक्रीट की वो निकाल सकते हैं कि कितनी सील बैंड में कितनी कंक्रीट यूज होगी। और इसी तरीके से हम जितने भी हमारे पास वॉल्स जितने भी डायमेंशंस गिवन है उसमें सबका मल्टीप्लाई करके हम सबकी निकाल सकते हैं इसी तरह से। और फिर इसकी सेम सेंटरिंग निकालने के लिए वही क्लियर स्पान बिटवीन द टू कॉलम्स, मतलब एक आगे आएगा और एक पीछे आएगा। वॉल के मतलब फ्रंट साइड एंड बैक साइड में दो वो लगेंगे जिनकी हाइट जनरली 100 mm होगी, उसी के बीच में ही हम कंक्रीट फिल करेंगे। तो जैसे कि हम सेंटरिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी ले लिया, जस्ट क्लियर स्पान हमें एक इसमें जिसका फॉर्मूला है लेंथ प्लस लेंथ इनटू में हाइट, ये है सील बैंड की सेंटरिंग निकालने के लिए फॉर्मूला। अब मेरा थर्ड टॉपिक है लिंटल बीम कंक्रीट। जो लिंटल बीम हम यूज करते हैं वो डोर लेवल पे जनरली हम यूज करते हैं। इससे हम जनरली जहाँ पे हमारे डोर एंड विंडो होते हैं उसी जगह पे हम यूज करते हैं इसे। और इसकी कंक्रीट निकालनी है, सीधा सिंपल कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉलम्स ले लेंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉलम्स लेने के बाद जैसे कि हमने लिंटल बीम कंक्रीट निकालनी है, तो लिंटल बीम कंक्रीट का मोड ऑफ मेजरमेंट MQ में रहता है। तो इसके लिए हमें 3 डायमेंशंस की जरूरत होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो जनरली इसकी हाइट हम 200 mm ही लेते हैं और इसको इसलिए लिंटल बीम को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ऊपर की ब्रिक वर्क का लोड कॉलम पर ट्रांसफर कर सकें। जो डेड लोड ऑफ ब्रिक्स होता है उसको हम इजीली लिंटल बीम की हेल्प से ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि हम जो हमें जनरली जैसे कि हम लिंटल बीम लगा रहे हैं तो उसको हम कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करते हैं। कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करना इसलिए जरूरी रहता है ताकि वो डेड लोड आराम से ट्रांसफर हो जाए। और कई बार हम जैसे कि उसको क्या नाम है लिंटल बीम को ब्रिक्स के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे ब्रिक्स के ऊपर हमने छोड़ दिया तो वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और डेड लोड इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाता है। वो ब्रिक्स के ऊपर पॉइंट लोड लग जाता है और पॉइंट लोड लगने से ब्रिक्स में और वॉल्स में क्रैक्स आ जाती है। तो जैसे कि हम बता सकते हैं कि लिंटल बीम की कंक्रीट निकालने के लिए हमें 3 डायमेंशंस की जरूरत है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो जो लेंथ होती है वो क्लियर स्पान होता है बिटवीन द टू कॉलम्स एंड जो विड्थ है तो हमें विड्थ अकॉर्डिंग टू वॉल के साइज से लेना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास ड्राइंग में 2 तरीके की वॉल गिवन है, 100 mm एंड 200 mm। तो जहाँ पे हमारी 200 mm की वॉल है वहाँ पे हम 200 mm का ही विड्थ लेंगे और जहाँ पे 100 mm की वॉल है वहाँ पे हम 100 mm का विड्थ लेंगे। और इसकी हाइट जनरली मैंने बताया था जैसे कि 0.2 मीटर ही रखते हैं। और इसकी सेंटरिंग नेक्स्ट टॉपिक इसका सेंटरिंग है। जैसे सेंटरिंग निकालने के लिए हमारे पास लेंथ और हाइट होना ही जरूरी है। जैसे कि लेंथ में क्लियर स्पान ले लेते हैं हम कॉलम का और क्लियर स्पान बिटवीन द टू कॉलम्स एंड हाइट जो है इसकी 0.2 लेते हैं। जो कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कंक्रीट रहता है उतना ही लेते हैं सिर्फ। और इसके अलावा हम इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे पास डोर एंड विंडो आ जाती है। डोर एंड विंडो जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हमको नीचे की साइड भी सेंटरिंग का यूज करना पड़ता है। तो उस सेंटरिंग को भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तब हमारी पूरी सेंटरिंग लिंटल बीम की पूरी सेंटरिंग निकल जाएगी। उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लैब बीम कंक्रीट। तो स्लैब बीम कंक्रीट के लिए वही हमको सेम डायमेंशन चाहिए होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो जो लेंथ होती है स्लैब बीम की वो होता है क्लियर स्पान बिटवीन द टू कॉलम्स और जो विड्थ है, विड्थ हमको गिवन है
विड्थ हमको गिवन है 250, जो हमारी लिंटल स्लैब बीम की जो विड्थ है वो 250 है और हाइट है 350। तो इसे ऐसे ही नॉर्मली कैलकुलेट करके इसका वॉल्यूम कर सकते हैं, और वॉल्यूम करने के बाद स्लैब बीम की कंक्रीट निकल जाती है। और जैसे कि हमारे पास स्लैब बीम ड्राइंग में बहुत सारे गिवन है, तो उस हिसाब से हम जो इसका साइज है उस हिसाब से जहाँ पे जैसे जिस साइज की स्लैब बीम यूज करी गई है उसको उस हिसाब से इंटू कर सकते हैं। और इसकी सेंटरिंग निकालने के लिए हमें लेंथ और हाइट की जरूरत पड़ती है, और जो लेंथ होती है वो क्लियर स्पान होता है, और जो इसकी बीम की हाइट दे रखी है वो 0.35 दे रखी है, पर हम इसे 0.35 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेंटर है उस लेंटर की हाइट को भी हमें इसमें माइनस करना पड़ता है। जो लेंटर की हाइट है, लेंटर मतलब स्लैब, जो स्लैब की हाइट है 125 mm गिवन है, तो हम 0.35 में से 125 माइनस करेंगे, तो जितना बचेगा वो हमारी स्लैब बीम की सेंटरिंग की हाइट होगी। और जो आउटर पार्ट होता है, जैसे कि आउटर पार्ट ऑफ बीम होता है, आउटर पार्ट ऑफ बीम और आउटर पार्ट ऑफ स्लैब भी बोल सकते हैं उसे, जहां पे ओपनिंग होती है स्लैब की, जहां पे हमारी ओपनिंग है वहां पे हम 0.35 की ही हाइट लेंगे, फिर उससे इजीली हम आराम से अंदर मटेरियल फिल कर सकते हैं। थैंक यू इंजीनियर्स। Good morning, engineers. I am Ashutosh Maurya from Meerut. I have done BTech in Civil Engineering. Today we will discuss about angel level brickwork. जब हमने एंजिल लेवल तक समझ लिया था, क्या हो गया था, इसके बाद हमें आज मुझे टॉपिक जो मिला है कि ब्रिक वर्क कैसे करते हैं, उसकी क्वांटिटी मेजर कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने वहाँ 1 लाइन में ब्रिक वर्क किया था, आपको मैंने बताया था। इसके 1 लाइन ब्रिक वर्क जो होता है इसको हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। बहुत जगह मीटर जो ब्रिक है उसको मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, वो पार्टीशन वॉल के तौर पे की जाती है। ये हम 1 लाइन ब्रिक वर्क इस वजह से करते हैं ताकि सब कुछ हमें स्टेबल मिल जाए, पूरा सब कुछ लेआउट स्टेबल मिल जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर ग्राउंड बीम करा था, जो कि ये ड्राइंग में हमें हर चीज़ एक आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियर के द्वारा हमें एक ड्राइंग प्रोवाइड की जाती है, जिसे हमें उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना रहता है। ये है ड्राइंग, इसमें सारी ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम सब कुछ दी होती है, और बीम का साइज दिया रहता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 250 × 300 mm का साइज है। यहाँ नोट है जो हमें सबसे पहले कोई भी ड्राइंग मिलता है तो हमें पहले ये रीड करना होता है कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन दे रखी है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना रहता है। तो मुझे जो टॉपिक मिला है वो ब्रिक वर्क बताना है कैसे कैसे करते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि प्लिंथ लेवल से हमें जो भी हाइट मिली है वो 3 मीटर है, यानी कि 3 मीटर तक जाना है हमें। ये स्लैब बीम का बॉटम हो जाएगा, और आपको पता होगा कि स्लैब बीम जो 300 mm ले लेते हैं हम लोग, इसमें 350 mm है। और जब यहाँ से ब्रिक वर्क उठाएंगे, एक बीम बन गई, जो सारी बीम प्लास्टिंग कर देते हैं। बीम को मेजर जो भी इसकी प्लास्टिंग की जाती है कंक्रीट में की जाती है। तो इसके बाद हम ये हमारा यहाँ से कॉलम आ जाता है इस साइड में, और इस साइड में कॉलम आ जाता है। अब यहाँ से हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं, तो इसमें जितने भी आउटर साइड रहते हैं उसको ड्राइंग के हिसाब से 200 mm का वॉल का ब्रिक वर्क करते हैं। 200 mm इन द सेंस कि मतलब वहाँ डबल एक तरह से हम कहते हैं डबल ब्रिक लग सकती है। तो जो 200 mm है तो उसका साइज निकाल के हम लोग जितनी ब्रिक वर्क है जहाँ जहाँ आउटर साइड है, आप देख रहे होंगे ये पूरी बाउंड्री पे हम 200 mm वॉल ब्रिक वर्क करते हैं। तो इसमें हमें 200 mm साइज का मिल जाता है। और जैसे अगर GB1 है, ये है, तो इसमें कितने डायमेंशन पे हमें 200 mm करना है वो ड्राइंग के हिसाब से पता चल जाएगा। तो 4 है, और इसका डायमेंशन और इसकी जो लेंथ है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 से, तो
तो जो भी आएगी वैल्यू इसकी मीटर क्यूब में आती है हमेशा, क्योंकि ये 200 वॉल का है। ये आ गया। अब इसकी क्वांटिटी कैसे मेजर करेंगे तो वो बाद में क्वांटिटी वाले में बताएंगे। जैसे 1 मीटर क्यूब में 500 आ जाती है वॉल, तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। सेम ऐसे ही हमें करना होता है जो 100 वॉल है, तो 100 वॉल भी जगह जहाँ इनर साइड है वहाँ 100 वॉल भी कर रखा है, तो उसकी जगह हमें 100 वॉल का ले लेंगे, जिसको हम GB1 से डिनोट कर देते हैं ताकि पता मतलब क्लियरली पता चल जाए कि ये कैसा है। इसका 2 ही साइज है, ब्रिक की साइज सेम ही रहेगी, जो कि लेंथ है हमारी वो सेम रहेगी 250 ही, और हाइट भी सेम है। तो ये निकाल देते हैं हम लोग। इसकी क्वांटिटी जो भी आएगी हम इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं, क्योंकि बताया था सिर्फ 1 लाइन ब्रिक वर्क जो होता है इसको मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, बाकी का हम जो 1 लाइन मतलब सिंगल ब्रिक यूज करते हैं वो मीटर स्क्वायर में ही होता है एज अ पार्टीशन वॉल, तो ये स्क्वायर होता है। इसमें हम लोग कुछ डिडक्शन भी करते हैं, जैसे जहाँ विंडो आ जाती है, कोई भी विंडो आए तो विंडो का जो भी साइज रहता है उसको घटा के, जैसे मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर गए, यहाँ पर एक विंडो आ जाती है, तो ये विंडो हुआ तो इसका ये साइज इस साइज के मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, तो ये टोटल क्वांटिटी के हिसाब से आ जाएगा। अब कहीं यहाँ पर मान लीजिए अगर डोर भी आ जाता है हमारा, यहाँ पर डोर आ गया तो इस डोर को भी माइनस कर देंगे, इसके साइज को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके इसको माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा। सपोज अगर मान लीजिए D2 आ गया, कोई भी वैल्यू हुई इसकी 0.9 और ये होगी 1.75, जो भी होगी वैल्यू, तो ये जितनी है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि इस ब्रिक वर्क में कहाँ मतलब कितनी सारी विंडोज लग रही है D2 टाइप की। अगर हम इसे D2 टाइप मान लेते हैं तो ड्राइंग के हिसाब से उसमें हमें दूसरा ड्राइंग है, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है इस ड्राइंग के अंदर, तो इसमें सब कुछ बाकी कुछ दे रखा है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो ये देखिए ये D2 है, ये D2 है, ये जगह जगह बहुत सारे हैं, आपको इसमें ड्राइंग मिल जाएगी। इसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड है कि कितनी डायमेंशन है, किसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन भी दे रखी है साथ में। इधर नोट में पढ़े, नोट में आपको सब कुछ क्लियरली मेंशन होगा। तो जो भी इसका विंडो का साइज होगा इसको बस जस्ट मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो पूरे मतलब एक तरह से स्क्वायर हम निकल जाएगी कितने ब्रिक वर्क स्क्वायर की हमें जरूरत है। अब उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे एक क्वांटिटी ऑफ ईंट की जो भी डायमेंशन है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। थैंक यू सो मच। सो इंजीनियर्स, जैसे कि आपने देखा है कि मेरे जो इंजीनियर्स के ट्रेनिंग है, आज इन लोगों ने इन्होंने एस्टिमेशन कंप्लीट करके बताया कि कैसे उसका एस्टिमेशन निकालते हैं एंड कैसे अपन उसका बिल ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको पता है, आपने कोई एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने जो एस्टिमेशन जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें कुछ DSR के एंड कुछ CPWD के कुछ नॉर्म्स के हेल्प से उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया। मैं आपको बता दूं कि जो मेजरमेंट होता है एस्टिमेशन का जो मेजरमेंट होता है, कुछ मैंने बताया था अभी कि 5 टाइप्स के मोडल मेजरमेंट होते हैं एंड इसके बाद फिर अपन निकालते हैं वो SOR से अपन लेते हैं उसके रेट, फिर इसके हमारा फाइन में निकलता है बिल ऑफ क्वांटिटी। सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका इसमें मेजरमेंट बुक कंप्लीट करनी होती है। एस्टिमेशन अपनी सबसे पहले होती है मेजरमेंट बुक। जब मेजरमेंट बुक हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ से अपने क्या करूँगा विद द हेल्प ऑफ CPWD के नाम के अकॉर्डिंग सारे मेजरमेंट की सारी क्वांटिटी निकालूंगा, सारे आइटम्स की क्वांटिटी निकालूंगा जो कि मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, KG में एंड नंबर्स ऑफ आइटम्स में, नंबर्स ऑफ पीस में आते हैं एंड रनिंग मीटर में कुछ निकालते हैं। तो उन सब मेजरमेंट मुझे इस एमपी बुक में लिखना पड़ता है। इसके बाद मैं बात करूँ, जब मैं इसमें क्वांटिटीज को ही निकाल लेता हूँ तो इसमें क्या होता है कि मैंने सारे आइटम्स की क्वांटिटीज निकाली है, इसको मैं इस एक्सेल शीट में सारी क्वांटिटीज को एक अलग अलग करके सेपरेट तरीके से मैं इसको नोट कर लूंगा इस एक्सेल शीट में। एंड इसके बाद जो फाइनल रहता है वो रहता है मेरा बिल बुक। इसका जो फाइनल रहता है वो रहता है मेरा बिल बुक। जब मैं एक्सेल शीट में वो कंप्लीट कर लूंगा, फिर क्वांटिटी निकाल लूंगा, मैं क्या करूंगा एस्टिमेशन मल्टीप्लाई SOR या मैं बोलूँ DSR तो वो डेली शेड्यूल रेट होता है, SOR तो वो स्टेट वाइज शेड्यूल ऑफ रेट होता है, उसका मल्टीप्लाई उसमें मैं रेट उठा पैसे मतलब पेमेंट उठाकर रेट उठाकर मल्टीप्लाई करूँगा, जिसमें मेरा पूरा बिल निकलेगा, जो मेरा तो बजट निकलेगा। इस तरह से मेरा पूरा एस्टिमेशन कंप्लीट होता है।
तो इंजीनियर्स आपने देखा है इस तरह से पूरा इंस्टीट्यूशन कंप्लीट हुआ है। एंड यदि एक बात तो मैं बोलूँगा लास्ट कि यदि आप लोग भी चाहते हैं इस तरह से एस्टिमेशन सीखना, एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, एस्टिमेशन के साथ साथ सर्विंग, क्वांटिटी सर्विंग, बिलिंग, बीबीएस जैसी कंटेंट आप ये सीखना चाहते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इनका मेजरमेंट करते हैं, कैसे कटिंग निकालते हैं बीबीएस में, क्वांटिटी सर्विंग कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं, बिलिंग कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ आपकी इस कोर्स में अवेलेबल है, डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स। यदि आप डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो बिना देरी के एप्लीकेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक नंबर है जो कॉल भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 9111001234 पर। यदि आप मुझसे स्पेशली कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड, तो मेरे नंबर भी कॉल कर सकते हैं 9522791234 पर। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस लास्ट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो ना इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।